नमस्कार। जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम उन खबरों की बात करते हैं जो सीधे आप से सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। देश और आप से सरोकार रखने वाली खबरों से जुड़े हुए सवाल और उन सवालों का जवाब, यही तो है जनमत का आधार। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनमत की, और सबसे पहले आपको खबरों की उस रेल की तरफ ले जाते हैं, उन खबरों की तरफ जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है। तो आइए जरा देख लेते हैं वो कौन कौन सी खबरें हैं जिनसे आपका सीधे सरोकार है। तो सबसे पहले, क्योंकि देश में राजनीति की बात और भारत में राजनीति की बात बड़े उच्च लेवल पर होती है, ऊंचे स्तर पर होती है, और आजकल राजनीति का केंद्र बिंदु बीते 2 दिनों से कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बना हुआ है। राष्ट्रीय अधिवेशन कि कांग्रेस के आगे की दिशा और दशा क्या हो, लेकिन कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में आज दूसरे दिन जो हुआ उसने सीधे तौर पर बता दिया है कि आखिर कांग्रेस के अंदर ही अब असंतोष की स्थिति है। कांग्रेस के अंदर ही किस तरह से कार्यकर्ता ये मानने लगे हैं कि बहुसंख्यक हिंदुओं को नजरअंदाज करके कांग्रेस हाशिए पर है। इसे लेकर किस तरीके से आज की परिस्थिति आगे बढ़ी, हम इसकी पूरी तस्वीर, पूरी कहानी जनमत में आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक मुद्दा वक्फ का भी है। वक्फ को लेकर अब भी कुछ लोग शांत नहीं बैठे। कुछ तो ऐसे हैं जो कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि आंदोलन करेंगे, और हमने आपको आगाह किया था कि सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि आंदोलन के नाम पर दंगा भड़काने की कहानी, उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। और तस्वीरें देखिए कमोबेश आने लगी। बंगाल जल उठा। बंगाल जल उठा क्योंकि वक्फ का विरोध होना था। विरोध के नाम पर ये आगजनी, ये गुंडागर्दी, कानून को हाथ में लेना, ये कितना जायज है? बंगाल में वक्फ का विरोध किस तरीके से विकराल रूप लेता जा रहा है, पूरी बात करेंगे जनमत में विस्तार से। इसके अलावा ये चेहरा याद होगा आपको, ये वही चेहरा है जो 166 मासूमों की मौत का जिम्मेदार है। लेकिन अब हिसाब का वक्त आ गया है, क्योंकि ये तहव्वुर राणा भारत आ रहा है। 17 सालों की ये जद्दोजहद, ये पूरी की पूरी लड़ाई, ये कहा जा रहा है कि अब अपने चरम पर पहुंचेगी, क्योंकि भारत का दुश्मन अब भारत आ रहा है। हिसाब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, क्या होगा, ये भी होगी बात। इसके साथ ही साथ आपको सावधान और सचेत करती हुई खबर भी आज जनमत में लेकर आए हैं। गर्मी बढ़ रही है, लेकिन ये कहर किस तरीके से जहर बन सकता है, किस तरीके से आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है, और आपको कितना सावधान होने की जरूरत है, आज हम बताएंगे विस्तार से आपको जनमत के इस मंच पर। तो चलिए जनमत के सफर को शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात कर लेते हैं 17 साल पुराने उस आतंकी हमले की जिसका घाव आज तक ताजा है। 26/11 वो दिन जिसे याद करके ही रूह कांप उठती है, सिहर उठता है रोम रोम। 166 मासूम थे। उन्हें नहीं पता था कि वो रात उनके लिए आखिरी रात होने वाली है। वो काली रात, और तब से लेकर आज तक का दिन लगातार हर भारतीय ये मांग कर रहा था, आवाज बुलंद कर रहा था कि न्याय होना चाहिए। हमने दम दिखाया, और हमारा दम अब दिखेगा जब न्याय की कहानी लिखी जाएगी, क्योंकि आखिरकार वो दिन आ गया है जब 26/11 मुंबई हमले के आतंकी खूंखार साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत की धरती पर लाया जा रहा है। 10 अप्रैल की सुबह यह आतंक का पर्याय दिल्ली पहुंचेगा, और इसके साथ ही शुरू होगा हिसाब किताब का वो सिलसिला जिसका इंतजार देश को पिछले 17 सालों से था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 7 सदस्यीय टीम, जिसकी अगुवाई खुद एक एडीजी रैंक के जाबाज अधिकारी कर रहे हैं, इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और अमेरिका से भारत तक का यह सफर सिर्फ एक प्रत्यर्पण का सफर नहीं है, बल्कि आतंक के खिलाफ भारत की अडिग जंग का बड़ा प्रतीक है। तहव्वुर राणा जैसे गिद्धों को अब यह समझ लेना चाहिए कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा, न सहन करेगा, अब सिर्फ जवाब देगा, और वो भी ऐसा कि दुश्मन भी इसे याद रखेगा। रूह कांप उठेगी दुश्मन की। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि राणा को दिल्ली के एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा।
जहां उससे शुरुआती पूछताछ होगी। एनआईए ने इसके लिए 7 लोगों की एक खास टीम बनाई है जो 26/11 की साजिश के हर काले पन्ने को उजागर करने के लिए तैयार है। ये पूछताछ सिर्फ सवाल जवाब की नहीं होगी, बल्कि आतंक के उस नापाक चेहरे को बेनकाब करने की कोशिश होगी जिसने मुंबई को खून से लाल कर दिया था। इसके बाद दूसरी कड़ी अब देखिए, दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी इस आतंकी से अपने हिसाब के सवाल पूछेगी। यह साफ है कि भारत अब हर उस गुनहगार को कटघरे में लाएगा जिसने हमारे देश की शांति को भंग करने की हिमाकत की है। तहव्वुर राणा को कुछ दिन दिल्ली में रखा जाएगा ताकि जांच एजेंसियां इस आतंकी दिमाग से हर जरूरी जानकारी निचोड़ सके। फिर उसे मुंबई भेजा जाएगा, मुंबई ले जाया जाएगा और उसी शहर में जिसे उसने अपने नापाक इरादों से दहलाया था, साल 2009 में एनआईए ने दिल्ली में इसके खिलाफ केस दर्ज किया था और उसी मामले में इसे दिल्ली कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब क्योंकि यह दुश्मन देश में आ रहा है, हिसाब किताब की बात चल रही है, न्याय पूरा मिलेगा या न्याय की राह जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था, अब उस न्याय की राह पर हम चल पड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर बेहद खास अतिथि जुड़ चुके हैं। देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कल की सुबह एक बहुत ही अलग सुबह होने वाली है। तहव्वुर राणा, 17 सालों का एक लंबा इंतजार, लेकिन अब भारत की सरजमी पर होगा भारत का ये दुश्मन। किस तरह से देख रहे हैं आप? न्याय मिल रहा है हम लोगों को आने वाले समय में? थैंक यू लावनी। जैसा कि आपने बोला, ये एक बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, रेड लेटर डे इन द एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस एंड टेररिज्म ये होगा, क्योंकि तहव्वुर राणा या है कैप्टन तहव्वुर राणा, ये आर्मी मेडिकल कोर है पाकिस्तान का, ये उसका अफसर है। और ये इसको और ऐसे कई अफसरान है ये जिन्होंने पूरी की पूरी अपनी जो एक्सपर्टीज दी है टेररिज्म को बढ़ाने के लिए, और कसाब और वैसे टेररिस्ट को किस तरीके से उन्होंने उनको प्लान करा, ट्रेन करवाया और किस तरीके से उन्होंने 26/11 को अंजाम दिया। ये तहव्वुर राणा का ये सारा कार्यक्रम था। और इसमें एक सब खास बात ये है कि ये खुलासा हो जाएगा, पाकिस्तान की रंगे हाथ पकड़ा जाएगा, इत्यादि सारी बातें ठीक है। पर सबसे बड़ी बात ये होगी लावनी कि आपको पता चल जाएगा कि इनके सपोर्टर हिंदुस्तान में कौन थे, स्लीपर सेल्स कौन है। ये 26/11 का जो अंजाम दिया ताज होटल के ऊपर और बाकी एरियाज में जो उन्होंने कार्यक्रम किया, ये इसके लिए हमारे लोग कौन से मिले हुए थे। आपको हैरानगी होगी जब लिस्ट निकलेगी, और अगर हम ऑनेस्टली इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमारे बंदे बहुत ज्यादा निकलेंगे। आप बॉम्बे में होंगे, दिल्ली में होंगे, और किस तरीके से इन्होंने इनका साथ दे रहे हैं, जो स्लीपर से बनकर जो पॉलिटिकल साथ दे रहे हैं, उनके मेंटल साथ दे रहे हैं, स्पिरिचुअल साथ दे रहे हैं, उन सब का खुलासा होगा। और आपको ये भी बता दूं कि हेडले नाम का जो शख्स था जिसने ये तहव्वुर राणा का खास ये सब दोस्त थे। और अगर आपको याद होगा, एक पुरिया आर्म ड्रॉप केस हुआ था 95 के करीब, उसमें सबसे ज्यादा हाथ इन लोग का था और उसकी फाइल अभी तक बंद नहीं हुई है। अब आपको पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे थे। वहां से आर्म ड्रॉप होता था, वो आर्म कहाँ जाते थे, और फिर ये जो 26/11 का अंजाम दिया, किस तरीके से ट्रेनिंग हुई, कौन सपोर्ट कर रहा है, किसने कार्यक्रम अपना नहीं किया, जिसने अपनी ड्यूटी नहीं ठीक से निभाई हिंदुस्तान में, जो मिला हुआ था, वो सारे के सारे अब इस खुलासे में आएंगे। तो तहव्वुर राणा ये एक शख्सियत है। इसकी खासियत यह नहीं है कि इसका नाम तहव्वुर राणा है, इसकी खासियत यह है कि इसने इतनी जगह ये मिला था, इतना इसने काम को अंजाम दिया था, और इसके जान पहचान और एक्शन हिंदुस्तान में ज्यादा है बल्कि बाहर। अभी तो बॉम्बे अंडरवर्ल्ड में बात आप बता रहे हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि कम से कम इस दुश्मन के यहाँ आने से ये तो पता चल जाएगा
कि घर के अंदर के ही कितने जयचंद हैं जिन्होंने इस पूरे घटना चक्र में न केवल साथ दिया बल्कि आने वाले समय के लिए भी खतरा पैदा किया। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरीके से ये प्रत्यर्पण की पूरी कहानी लिखी गई, एक लंबा इंतजार रहा, लोग कहने लगे थे और कहा भी जाता है हमारे यहाँ कि न्याय में देरी होती है मतलब न्याय नहीं मिलना। लेकिन क्या आपको लगता है कि तहव्वुर राणा का यहाँ आना इसके बाद आगे की प्रक्रिया का तेजी के साथ आगे बढ़ना ही तय करेगा? एक नई नज़ीर को, एक नए उदाहरण को तेजी दिखानी होगी, प्रक्रिया को देर तक नहीं ले जाना होगा। नहीं, अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी प्रफुल जी, आप ही से मेरा सवाल है। ये प्रक्रिया जब शुरू होगी तो इसका अंत होगा। और आप ये भी देखेंगे कि हमारे जो लीड पोजीशन है, एंटी टेररिस्ट जो है, वहाँ कहाँ कमी है, वहाँ पे चेंजेस लाने पड़ेंगे। हमने क्यों टाटा का रोका, क्यों निकाला उसको, और ये भी अब खुलासा होगा किसके फायदे में था। आपका कनेक्शन जाएगा कश्मीरी एपिसोड पे, कश्मीर में टेररिज्म पे, आपका जाएगा कनेक्शन खालिस्तान में। तहव्वुर राणा कैनेडियन का सिटीजन है और कनाडा में खालिस्तानियों का बड़ा भारी सपोर्ट है, वहां पे आपका जाएगा। आपको धीरे धीरे खुलासा होगा, इसको बड़े इत्मीनान से खुलासा करना पड़ेगा, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी पड़ेगी और तब आपको पता चलेगा कि क्या होगा। बिल्कुल, यानी एक एक परत खुलेगी, एक एक परत खुलेगी और दुश्मनों की फहरिस्त अब धीरे धीरे बेनकाब होगी। तहव्वुर राणा की ही जुबानी वो कहानी अब सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल जी, आपने हमें समय दिया। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये प्रत्यर्पण सिर्फ एक शख्स को भारत लाने की बात नहीं है, ये एक चेतावनी है उन्हें जो भारत की ओर आंख उठाकर देखने की जुर्रत करते हैं। तो उन्हें सुन लेना चाहिए कि अब पाकिस्तान हो या उसके पाले हुए गुर्गे या फिर हमारे देश में बैठे हुए जयचंद, अब ना माफी मांगने से कुछ होगा न छिपने से। भारत अब सिर्फ और सिर्फ हिसाब लेगा, पूरा हिसाब ब्याज समेत। और आइए अब जनमत में बात कर लेते हैं वक्फ बिल की। वो बिल जिसे सरकार माइनॉरिटी राइट्स के लिए हितकारी बताती है, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी राजनीतिक रोटी ही इस बिल के विरोध से चल रही है। तुष्टीकरण की राजनीति इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि अब आंदोलन की आड़ में जो लोग दंगे की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उनके समर्थन में भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और उनके चेहरे सामने आ गए। बात बंगाल की हम कर रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर ममता के बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हम रख भी रहे हैं। बंगाल में हुई हिंसा को लेकर आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि वक्फ कानून के नाम पर पश्चिम बंगाल में आखिर हिंसा भड़की क्यों? यह सिर्फ एक विरोध था, गुस्सा था, या एक सोची समझी साजिश? क्या यह प्रदर्शन था या मजहबी जिहाद के बहाने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती थी? पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, जो मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, वहां मंगलवार को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ जो कुछ भी हुआ, उसने ये तो साबित कर दिया है कि जब भी सरकारें कट्टरपंथियों को खुली छूट देती हैं, नतीजा सिर्फ और सिर्फ दंगा, आगजनी और खून खराबा ही होता है। इस कानून का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। हम हमेशा से कहते आए हैं, विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि आप विरोध का अधिकार रखते हैं, लेकिन विरोध का अधिकार रखना और विरोध का तरीका अपनाना, इसमें बहुत अंतर होता है। कानून का विरोध करना यह लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जब विरोध के नाम पर ही पत्थर चलने लगे, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाए, सड़कें जाम होने लगे, आम जनता की जान खतरे में डाल दी जाए, तो यह विरोध नहीं कहा जाता, सीधा सीधा आतंक होता है। क्या इस देश में कानून के खिलाफ हथियार उठाना न्याय का तरीका बन गया है? जंगीपुर के इस प्रदर्शन में, जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, यहां पर जो हुआ वो एक सोची समझी रणनीति जैसा लगता है। पहले भीड़ इकट्ठा होती है, फिर पुलिस पर पथराव होता है और फिर शुरू होता है सरकारी वाहनों को आग में जलाने का सिलसिला। अंत में सोशल मीडिया को उकसाने के लिए वीडियो फैलने लगते हैं, वीडियो फैलाए जाते हैं, लेकिन सरकार को
मजबूरन इस परिस्थिति को देखते हुए इंटरनेट बंद करना पड़ता है। अब इसमें भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर वक्फ कानून से डर किसे है? वो कौन है जो इस संशोधन से बेचैन है? असल में वक्फ की जमीनों पर दशकों से चले आ रहे खेल पर अब सरकार का शिकंजा कसना शुरू होने वाला है और यही वजह है कि जिन्हें अब तक बिना किसी जवाबदेही के जमीनें मिलती रहीं, अब वो जवाब मांगने पर आगजनी और हिंसा पर उतर आए हैं। सवाल यह भी बड़ा है कि क्या इस हिंसा के पीछे ममता सरकार की कोई राजनीतिक स्क्रिप्ट है? क्योंकि जब दंगे हो रहे थे, पुलिस घायल हो रही थी, सरकारी संपत्तियों को आग लगाई जा रही थी, तब मुख्यमंत्री मौन थी। मुख्यमंत्री ने कहा जियो और जीने दो। अब जीने की कला क्या ऐसी ही होती है? किनको जीने के लिए और जीने दो किनके लिए मुख्यमंत्री कह रही है? सवाल यह भी है कि क्या ममता सरकार जानबूझकर इस हिंसा को बढ़ने दे रही है ताकि मुस्लिम वोट बैंक को संदेश दिया जा सके कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं। राज्य के मंत्री और जमीयत उलेमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी का बयान भी चौंकाने वाला है। वो तो पुलिस की कार्रवाई की ही आलोचना कर रहे हैं, लेकिन दंगाइयों पर एक शब्द नहीं बोलते। क्या ये वही मानसिकता नहीं है जो वोट बैंक के लालच में देश को बांटने वाली राजनीति को हवा देती है? बीजेपी ने तो साफ आरोप लगाए हैं कि ममता सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का कहना है कि एक खास समुदाय के लोगों ने दंगा फैलाया और सरकार ने आंखें मूंद ली। अब देश पूछ रहा है कि क्या हम ऐसे देश बनेंगे जहां किसी कानून से नाराजगी का मतलब ये तस्वीरें हैं? हिंसा होना, दंगाई क्या लोकतंत्र की परिभाषा तय करेंगे? और क्या ममता बनर्जी जैसी सरकारें इन कट्टरपंथियों के साथ खड़ी होकर कानून और संविधान को कमजोर करती रहेंगी? जरूरत आज है आकलन करने की, और इस आकलन और विश्लेषण में सबसे पहला कदम होगा सख्ती का, स्पष्टता की ओर यह संदेश देने का कि भारत में कानून सर्वोपरि है, न कि कोई मजहब या भीड़ की धमकी। जिहादी सोच और वोट बैंक की राजनीति अगर साथ मिल जाए तो देश का भविष्य खतरे में है, और बंगाल में जो भी हुआ वो भी उसी खतरे की घंटी ही है। सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि देश हमारा लोकतंत्र के लिए जाना जाता है और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी, इसके प्रति निष्ठा दिखाने की जिम्मेदारी हम सब की है। राजनीति से ऊपर उठकर देखिए। जनमत में अब बात राजनीति की, वो राजनीति जहां पर जब झूठ ही राजनीति का आखिरी सहारा बन जाए तो नेता अपनी कल्पनाओं को भी तथ्य बताने लगते हैं। और इसी फर्जीबाजी की महारानी है महुआ मोइत्रा, वही महुआ जो हर बार अपनी दुखती राजनीति को मछली की बदबू में डुबोने की नाकाम कोशिश करती है। इस बार तो हद ही कर दी इन्होंने। दिल्ली के शांत इलाके सीआर पार्क में भयानक हालात होने का दावा ठोक दिया, और वो भी एक फर्जी व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट और पुराने वीडियो के आधार पर। अब आप ही सोचिए, एक सांसद का स्तर इतना गिर जाए कि मछली बेचने वालों को भी अपनी सियासी नौटंकी में घसीट ले, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? बीजेपी पर उंगली उठाने से पहले महुआ ये तो देख ले कि हकीकत की दुकानें बंद नहीं बल्कि उनके दावे बंद हो चुके हैं। और ये जो डर फैलाने की कोशिश है बंगालियों के बीच, ये वही घिसा पिटा खाओ पियो डरो नैरेटिव है जो अब कोई नहीं खरीदता है। महुआ जी, सोशल मीडिया पर एक्टिंग से जमीन की सच्चाई नहीं बदलती। आपका झूठ आपके चेहरे पर कालिक बनकर उभर आया है, और जनता अब समझ चुकी है कि आपका एजेंडा बंगाल नहीं बंगालियों को बांटने का है। इस पर जब सुदर्शन न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो उसने भी उसे फेक ही पाया। साफ स्पष्ट नजर आ गया कि कौन राजनीति कर रहा था और राजनीति के लिए कैसे झूठ परोसा जा रहा था। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर
हमारी रिपोर्टर ने हर उस खबर को समझने की कोशिश की, हर उस सच्चाई को ढूंढने की कोशिश की जिसे महुआ मोइत्रा छिपा रही थी। महुआ मोइत्रा जी बंगालियों को बीजेपी से डराने का प्रयास कर रही हैं और साथ ही इस मामले में किस तरीके से आगे की राजनीति आगे बढ़ती हुई नजर आती है, आपको दिखाते हैं हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर इलाके के मछली व्यापारियों को धमकाने का आरोप जड़ा, ये कहते हुए कि दुकान मंदिर के पास होने की वजह से बंद करवाई जा रही है। साथ ही एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट पोस्ट कर उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 दिनों से सीआर पार्क के मछली और मांस बाजार बंद हैं और स्थिति भयानक है। लेकिन जब सुदर्शन न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत की पड़ताल की तो सारा सच सामने आ गया। दुकानें अपने नियमित समय पर खुल रही हैं और बंद भी हो रही हैं, जो आप हमारे विजुअल में देख भी रहे हैं। महुआ का यह भयानक स्थिति वाला दावा पूरी तरीके से हवा हवाई और झूठ का पुलिंदा साबित हो। सवाल यह है कि आखिर महुआ मोइत्रा इस तरीके के फर्जी नैरेटिव क्यों गढ़ रही है? उसका जवाब साफ है, ये एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश है जिसका मकसद दिल्ली में बैठकर पश्चिम बंगाल के बंगालियों के बीच बीजेपी का डर पैदा करना है। महुआ का ये दावा कि बीजेपी कार्यकर्ता बंगालियों के खान पान पर हमला कर रहे हैं न केवल हास्यास्पद है बल्कि उनकी अपनी साख को भी धूमिल करने वाला है। बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तुरंत इस झूठ का पर्दाफाश करते हुए कहा कि महुआ ने फर्जी वीडियो पोस्ट किया है। सचदेवा ने यह भी साफ किया कि सीआर पार्क में मछली बाजार डीडीए द्वारा वैधानिक रूप से आवंटित है और वहां के व्यापारी मंदिरों की पवित्रता का सम्मान करते हुए अपनी आजीविका चला रहे हैं। लेकिन महुआ को सच से क्या लेना देना? उनकी राजनीति तो झूठ की बुनियाद पर टिकी है। उनका असली मकसद बंगालियों में यह डर बैठाना है कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई तो वह उनकी संस्कृति और उनके खान पान और उनकी पहचान पर पाबंदी लगा देगी। ये एक घटिया और सस्ता राजनीतिक हथकंडा है जिसे जनता आसानी से समझ रही है। सुदर्शन न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में महुआ के हर दावों की पोल खुली है। दुकानें बंद नहीं है, व्यापारी बिना किसी डर के अपना काम कर रहे हैं और इलाके में कोई भी भयानक स्थिति नहीं है। टीएमसी और महुआ मोइत्रा की यह साजिश नई नहीं है। वे हमेशा से झूठ और अफवाहों के सहारे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करती रही है, लेकिन इस बार वो एक गलत दीवार से सिर टकरा गई। सीआर पार्क की सच्चाई सामने आने के बाद उनकी किरकिरी तय है। ये वही महुआ है जो हर मौके पर बीजेपी को कोसती है लेकिन अपने दावों के लिए एक भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाती। लेकिन जनता अब इनके झूठ से तंग आ चुकी है। महुआ को शायद ये समझ नहीं आ रहा, सोशल मीडिया पर चीखने चिल्लाने से सच बदल नहीं जाता। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि महुआ मोइत्रा और टीएमसी की यह नौटंकी उनकी हताशा का सबूत है। पश्चिम बंगाल में अपनी घटती साख को बचाने के लिए वे अब दिल्ली में बैठकर बंगालियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच का सूरज छिपता नहीं। सुदर्शन न्यूज की रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि महुआ का यह दावा झूठा है। अब समय आ गया है कि टीएमसी और महुआ अपनी सस्ती राजनीति छोड़ें और जनता से माफी मांगे। ब्यूरो रिपोर्ट। परोसो, लोगों को बरगलाओ, भ्रम की स्थिति पैदा करो और अपनी सियासत चमकाओ। लेकिन अब सच सामने आ चुका है। कौन झूठा है, कौन सच्चा है? जब ग्राउंड से असलियत सामने आई तो महुआ मोइत्रा की तमाम जो झूठ भरी तस्वीरें थीं उस पर से पर्दा उठ गया और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि महुआ को अपनी इस गलती के लिए देश से, बंगालियों से माफी मांगनी चाहिए। और जनमत के आगे के सफर में अब हम बात करने वाले हैं उस खबर की जिससे आपको परिचित होना जरूरी है, क्योंकि अब हम उस खबर को आपके सामने रखने वाले हैं जो ये बता रही है कि इस दुनिया में, पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी प्रजातियां थीं जो विलुप्त हो चुकी थीं, लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिकों ने कमाल किया है और कुछ ऐसी विलुप्त प्रजातियों को सामने ला दिया है जो अपने आप में बहुत रहस्यमयी है। दरअसल अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इतिहास रचते हुए भेड़िए की विलुप्त प्रजाति डायर वुल्फ को दोबारा जन्म दिया है। अमेरिका के डलास के बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज ने इस कारनामे को अंजाम दिया है। कंपनी ने पुराने डीएनए, क्लोनिंग और जीन एडिटिंग तकनीकों के सहारे 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ प्रजाति के 3 शावकों को जन्म दिया है। इनमें 2 नर हैं और 1 मादा है। डायर वुल्फ बड़े शिकारी भेड़िया हुआ करते थे। ये आकार में आज के ग्रे वुल्फ से बड़े, अधिक ताकतवर और ठंडे इलाकों में रहने में सक्षम थे। इनका सिर चौड़ा, जबड़ा मजबूत
और पर घना सफेद होता था। ये प्रजाति उत्तरी अमेरिका के जंगलों की सबसे खतरनाक शिकारी थी। कोलोसोल के वैज्ञानिकों ने ओहियो की शेरिडन गुफा से 13,000 साल पुराने दांत और इडाहो से 72,000 साल पुरानी खोपड़ी से डीएनए निकाला। उसके बाद इनसे डार वुल्फ के 2 हाई क्वालिटी जीनोम तैयार किए गए। डार वुल्फ की विशेषताओं जैसे सफेद फर, लंबे घने बालों की पहचान के लिए इन जीनोम को ग्रे वुल्फ, लोमड़ी और जैकाल से मैच किया गया। इसके बाद जीन एडिटिंग तकनीक की मदद से ग्रे वुल्फ की कोशिकाओं में 20 जेनेटिक बदलाव भी किए गए। इन एडिटेड कोशिकाओं से भ्रूण बनाए गए और उन्हें मिक्स्ड ब्रीड नस्ल के हाउंड कुत्तों के गर्भ में ट्रांसप्लांट किया गया। इसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को 2 नर शावक रोमलस और रेमुस का जन्म हुआ। इसके बाद 30 जनवरी 2025 को मादा शावक खलीसी का जन्म हुआ। बायोटेक कंपनी कोलोसोल बायोसाइंसेस के अनुसार ये शावक सिर्फ प्रदर्शनी के लिए होंगे। इन्हें बच्चे पैदा नहीं करने दिए जाएंगे। तीनों शावक फिलहाल 2000 एकड़ के एक सीक्रेट इलाके में रखे गए हैं। इस इलाके को 10 फीट ऊंची बाड़ से घेरा गया है, जहां ये जगह है अमेरिकी कृषि विभाग में रजिस्टर्ड है और इसकी सुरक्षा के लिए ड्रोन, कैमरे और सुरक्षा कर्मियों की बाकायदा तैनाती भी की गई है। कोलोसोल ने 2021 से मैमथ, डोडो और तस्मानियाई टाइगर्स को दोबारा पैदा करने के लिए काम शुरू किया था, लेकिन डार वुल्फ पर उसका काम अब तक गुप्त रखा गया था, जो अब सामने आ चुका है। यानी एक ऐसी प्रजाति जो विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन उसी प्रजाति के बारे में अब दुनिया जानेगी कि पृथ्वी पर जो विलुप्त प्राय प्रजाति है वो किस तरीके से थी। आज उनको पुनः जन्म दिया जा रहा है और ऐसे में बहुत सारे ऐसे रहस्यों से भी पर्दा उठ सकेगा जो अब भी सवालों में बसे हुए हैं। चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ अब आगे बढ़ेंगे और अब आपको सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ये जीव विलुप्त प्राय हुए थे क्योंकि मौसम की मार, खास तौर से पर्यावरण की बदलती हुई परिस्थितियों ने इन प्रजातियों को विलुप्त कर दिया था। आने वाले समय में जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की परिस्थिति बढ़ रही है वो मानव जीवन के लिए खतरनाक ना हो जाए, इसलिए हमको और आपको सभी को सावधान रहने की जरूरत है। अप्रैल का महीना है, गर्मी शुरू हो चुकी है। देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ लग रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में अभी से भयंकर गर्मी पड़ने लगी है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में लू का अलर्ट जारी कर दिया है। अब आप सोचिए, कहां हम मई जून में लू के अलर्ट को समझते थे, जानते थे, लेकिन अभी अप्रैल की शुरुआत में ही मौसम विभाग सचेत कर रहा है। इन दिनों दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जोरदार गर्मी पड़ रही है। साथ ही तापमान में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। बात राजस्थान की हो या उत्तर प्रदेश की, गुजरात हो या महाराष्ट्र, हरियाणा हो या चंडीगढ़, पंजाब से लेकर उत्तरी मैदानी इलाकों के अधिकांश भागों में अगले 4 से 5 दिनों तक लू चलने की संभावना है। वहीं आईएमडी ने देश के कुछ राज्यों के लिए बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज यूपी में बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने और लू चलने के भी आसार हैं। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो 13 अप्रैल तक बिहार में भी बारिश का दौर आ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की चेतावनी भी है। राष्ट्रीय राजधानी समेत उत्तर से लेकर मध्य और पूर्वी भारत में गर्मी का कहर शुरू हो गया है। 5 राज्यों के 21 शहरों में रविवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया।
राजस्थान के बाड़मेर में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया गया, क्योंकि बाड़मेर में पारा 45.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो अप्रैल के पहले सप्ताह में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान की अगर बात की जाए तो यहां पर तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन मौसम विभाग ने बुधवार तक यानी आज की रात तक लू चलने की चेतावनी दी थी और कल भी ये परिस्थिति जारी रहेगी और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अप्रैल के पहले सप्ताह में लगभग हर शहर में 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि देखी गई। मौसम विभाग ये कह रहा है कि हवा की गति में कमी ने गर्मी के बढ़ने में अहम भूमिका निभाई है, खासकर दिल्ली में। तो आने वाले समय में दिल्ली में गर्मी बढ़ेगी। एक तरफ सियासत की गर्मी, दूसरी तरफ मौसम की गर्मी, इसीलिए सावधान रहिए, सचेत रहिए। अब बात सावधान और सचेत रहने की हो रही है, तो सावधान और सचेत करती हुई अगली खबर आपके लिए है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ की घोषणा की, जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया गया है, उसके बाद से ही बाजारों में हड़कंप है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि हम जल्द ही, अब अगली घोषणा क्या है, इसीलिए हमने कहा कि सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि यह घोषणा की गई है ट्रंप की तरफ से कि जल्द ही दवाइयों पर भी भारी टैरिफ लगने जा रहा है। जबकि अभी जब पहले घोषणा की गई थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा था कि फार्मास्यूटिकल्स को अभी इससे दूर रखा गया है, लेकिन आने वाले समय में इस पर भी भारी टैरिफ लग सकता है। ट्रंप ने कहा कि उनका उद्देश्य विदेश में दवा बना रही कंपनियों को अमेरिका में वापस लाना और घरेलू दवा इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देश दवाओं की कीमतों को कम करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं। वहां ये कंपनियां सस्ती दवा बेचती हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। एक बार जब इन दवा कंपनियों पर टैरिफ लग जाएगा तो ये सारी कंपनियां अमेरिका वापस आ जाएंगी। और अगर अमेरिका दवाओं पर भी टैरिफ लगाने का फैसला लेता है तो इसका भारत पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है। भारतीय फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हर साल अमेरिका को 40% जेनरिक दवाएं भेजती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन जेनरिक दवाओं की हम बात कर रहे हैं, भारत में जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा हब है। यहां पर सबसे ज्यादा जेनरिक दवाएं बनाई जाती हैं और इसीलिए ट्रंप का कहना है कि दवाएं दूसरे देशों में बनती हैं और इसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। लंदन में जो दवा $88 में बिकती है, वही दवा अमेरिका में $1300 में बिक रही है। अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि टैरिफ लगने से फार्मा कंपनियां वापस आएंगी, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विदेशी दवा कंपनियों को भारी टैक्स चुकाना पड़ेगा। ट्रंप दवाओं पर कब से और कितना टैरिफ लगाएंगे, इसकी तारीख अभी नहीं बताई गई है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा दवाएं खरीदने वाला देश है। यूएस ट्रेड डेटा के अनुसार भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा दवा बेचने वाले टॉप 5 देशों में शामिल है। सीटी का अनुमान है कि अगर टैरिफ का 50% बोझ मरीजों तक पहुंचाया गया तो फार्मा कंपनियों की कमाई पर 1% से 7% तक का असर पड़ सकता है। ट्रंप की इस घोषणा के बाद से ही मार्केट एक्सपर्ट्स ये चेतावनी दे रहे हैं कि इससे दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं और सप्लाई चेन पर भी असर पड़ सकता है। फार्मा कंपनी एली लिली के सीईओ डेविड रिक्स ने बताया कि टैरिफ से R&D पर असर पड़ेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि अमेरिका में ज्यादातर सस्ती जेनरिक दवाएं भारत और चीन से आती हैं। महंगी दवा मिलने का नुकसान मरीजों को उठाना पड़ेगा, जिससे अमेरिका के लोगों की ही मुश्किलें बढ़ जाएगी। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले सभी जेनरिक दवाओं का लगभग 40% भारत से ही आता है। भारत से निर्यात होने वाली दवाओं में खासकर एंटीबायोटिक्स,
एंटी डिप्रेसेंटिव और हृदय रोग से जुड़ी हुई दवाई है। भारत जेनरिक दवाएं सस्ते में बनाता है और जिससे अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम को हर साल अरबों डॉलर की बचत होती है। मीडिया रिपोर्ट से कहती है कि साल 2022 में अमेरिका ने भारत की दवाओं से 219 बिलियन डॉलर बचाए थे और ट्रंप ने हाल ही में 2 अप्रैल को लिबरेशन डे टैरिफ की घोषणा की थी। इसके तहत अमेरिका ने 5 अप्रैल से हर देश पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगा दिया है। 9 अप्रैल से अलग अलग देशों जैसे कोटेसा यानी रेसिप्रोकल टैरिफ इन देशों पर लग गया। इन दोनों टैरिफ में दवा इंडस्ट्री को फिलहाल छूट दी गई है। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाली सामानों पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की है और ये आज से लागू भी हो गया है। लेकिन भारत या किसी और देश से आने वाली दवाओं पर ट्रंप प्रशासन कोई टैरिफ नहीं लगाता। जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की कॉपी होती हैं और खास तौर से सस्ते दामों में मिलती हैं। टैरिफ प्लान को लेकर अमेरिका के अंदर ही ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है और अब अगर दवाइयों पर भी इस तरीके की टैरिफ की परिस्थिति आती है तो निश्चित रूप से ये दिक्कत अमेरिका के लिए ज्यादा बढ़ाएगी, क्योंकि जेनरिक दवाओं का हब भारत है। सोचना दोनों को ही होगा। एक बेहतर खूबसूरत तस्वीर हमारे बीच हो, इस उम्मीद के साथ जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।